क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल और उसके प्रोसेसेस। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्क इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछता है और हाई मार्क्स क्वालिटी में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या? द प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो द प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, chemical engineering and other fields। इसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आया? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन करना किसकी? टेक्नोलॉजी का। किस टेक्नोलॉजी का? जो बेस्ड हो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, केमिकल इंजीनियरिंग पे और भी अदर फील्ड्स पे, इसे हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया था किसने? EFB ने, इन द सेंस यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यानी EFB ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था किसे? बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है, चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी ब्रांच होती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं उसमें क्या बताया गया है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की मेनली 2 ब्रांच है। ठीक है, कितनी ब्रांच है? तो 2 ब्रांच है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए इन दोनों ब्रांचेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग में और केमिकल इंजीनियरिंग में बताया क्या गया है, चलिए ये समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कोर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ठीक है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होती है जो डिफाइन करती है सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डिफाइन करती है व्हाट? synthesis of DNA for changing the genetically modified organism। ठीक है, समझ में आया? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की जो डिसाइड करती है, डिफाइन करती है सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए को क्या करती है? डिफाइन करती है फॉर चेंजिंग द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, सो नाउ व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग? तो ये भी एक ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो क्या करती है? सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम आरडीएनए भी कहते हैं। इसकी ये सिंथेसिस होती है केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके सिंथेसिस के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मेनली 2 टेक्निक आर यूज्ड लाइक दैट एंजाइम, एंटीबायोटिक एंड कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें इन्वॉल्व कौन सी टेक्निक्स होती है? तो एंजाइम के लिए एंटीबायोटिक्स एंड कल्चर ऑफ माइक्रो organism. Okay, so this is all about genetic engineering and chemical engineering. Genetic
इंजीनियरिंग क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, और बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि पढ़ा जाता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए के बारे में कि ये कैसे चेंज हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग में हम स्टडी करते हैं, इस ब्रांच में स्टडी करते हैं सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में फॉर द और एंजाइम एंटीबायोटिक्स और कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है समझ में आ गया, केमिकल इंजीनियरिंग क्या है ये भी समझ में आ गया। अब हमें समझना है टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, चलिए हम इसे समझते हैं। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ आरडीएनए के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है लाइसोजाइम। फर्स्ट इज लाइसो देखिए लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम कैसे यूज किया जाता है, ये कैसे टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये कैसा टाइप का एंजाइम है, ठीक है। लाइसोजाइम नाम से पता चल जा रहा है ये क्या है, एंजाइम है। यूज क्यों किया जाता है, तो यूज टू सेपरेट द डीएनए फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब हम इसे सेल लाइटिक एंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जिसे यूज किया जाता है सेपरेट करने को डीएनए को, ठीक है। डीएनए को आपस में ही एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम का, जिसे हम सेल लाइटिक एंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है, फर्स्ट लाइसोजाइम समझ में आ गया, सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कैसा एंजाइम, देखिए नाथन साइंटिफिक साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट, तो नाथन एंड स्मिथ, इन्होंने ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है, फॉर द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। इन लोगों ने डिस्कवरी किस लिए किया था, तो फॉर द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, नाथन एंड स्मिथ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की फ्रॉम दी, कहां से, तो फ्रॉम दी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, फ्रॉम, ओके, मतलब कहां से ली थी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से इसकी डिस्कवरी की थी। इनकी ग्रेट डिस्कवरी थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन मतलब इनको इसलिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, किसे, नाथन एंड स्मिथ साइंटिस्ट को, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन से हैं इसके 2 टाइप, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम हिंड थर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, जिसे हम हिंड सेकंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें, जिसे हम हिंड थर्ड के नाम से जान रहे हैं, ये रेफर करता है सीजर एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये एक टाइप का क्या होता है, सीजर एंजाइम होता है, यानी कि कट करने का काम, सीजर का काम क्या होता है, कट करने का। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, कट करने का, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की बात करें, जैसे हम हिंड सेकंड भी कह रहा है, तो ये रिस्पांसिबल होता है कट द डीएनए एट टर्मिनल एंड, ठीक है। ये क्या करता है, कट द, ये डायरेक्ट डीएनए को कट करता है, लेकिन कहां से, एट टर्मिनल एंड, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन से डीएनए को ये क्या कर देता है, कट कर देता है, कौन, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस दैट मींस हिंड सेकंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। अब देखिए, अब हम पढ़ना डीएनए लाइगेज क्या है, ओके। तो देखिए समझते हैं डीएनए लाइगेज के बारे में। डीएनए लाइगेज, ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्लू एंजाइम है, ठीक है। यानी कि क्या करता है, ग्लू का काम क्या होता है, किसी भी चीज को स्टिक करना, किसी भी चीज को चिपकाना, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, कट पार्ट को चिपकाना, ठीक है। डीएनए लाइगेज के बाद आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिलिफेरेंस, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूनिफेरस, ये क्या होता है, किसके यूज में आता है, देखिए तो नॉर्मली हम देख सकते हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज में आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर क्या है, देखिए ये कैरियर ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं वेहिकल ऑफ डीएनए होता है। यदि डीएनए को क्या करता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कराने में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हो जाता है PBR322, ठीक है, ये एग्जांपल है वेक्टर का। PBR 322 भी हम इसे कहते हैं या फिर 322 भी कहते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कॉस्मिड, कॉस्मिड भी इसका एग्जांपल है वेक्टर का। बैक्टीरियोफेज वायरस, जो गंदा वाटर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस, ये भी क्या है, एग्जांपल है किसका, बैक्टीरिया का, वेक्टर का, ठीक है। तो समझ में आया वेक्टर के कुछ एग्जांपल है कि वेक्टर क्या होता है, कैरियर ऑफ डीएनए या वेहिकल ऑफ डीएनए भी उसे कह सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो PBR322, ठीक है, कॉस्मिक, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये सब क्या है, वेक्टर के एग्जांपल है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन, देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर डीएनए इन वॉल्ड सेल, वॉल्ड सेल में डीएनए का ट्रांसफर कर देना, ठीक है। इस मेथड में होता है बाय इंपल्सन मेथड। कौन सा मेथड से, तो बाय इंपल्सन मेथड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, ओके। देखिए अब एक मेथड आता है शॉटगन मेथड, हम इसे कहते हैं, इसे समझते हैं शॉटगन या फिर जीन गन मेथड। शॉटगन मेथड या फिर हम इसे जीन गन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड क्या होता है, देखिए समझते हैं, ओके। इट इज सच प्रोसेस इन व्हिच द कोटिंग ऑफ डीएनए विद मेटल टंगस्टन एंड गोल्ड, देखिए इसमें कोटिंग होती है डीएनए की, कोटिंग ऑफ डीएनए किसके द्वारा, विच, किसकी कोटिंग होती है, तो मेटल की। कौन से मेटल की, तो या तो टंगस्टन की होगी या फिर गोल्ड की होगी, ठीक है। इस पे एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शॉटगन मेथड या फिर जीन गन मेथड कहते हैं, ठीक है। दिस डीएनए प्लेस्ड इन डीएनए लाइब्रेरी फॉर लॉन्ग टाइम, और इस डीएनए को प्लेस कर दिया जाता है डीएनए, दिस डीएनए इज प्लेस्ड इन डीएनए लाइब्रेरी या फिर लैब या फिर तो फॉर लॉन्ग टाइम। समझ में आया, शॉटगन या फिर जीन गन मेथड क्या है। इसमें क्या होता है कि डीएनए में कोटिंग कर दी जाती है मेटल की। कौन से मेटल की, या तो टंगस्टन की या फिर गोल्ड की, और कोटिंग कैसे की जाती है, तो हाई टेम्परेचर पे की जाती है, ठीक है। और कोटिंग करके इस डीएनए को लाइब्रेरी में, डीएनए लाइब्रेरी या डीएनए सेफली रख दिया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। देखिए अब फर्मेंटर क्या है, बायोरिएक्टर क्या है, चलिए समझते हैं, ओके। फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर जिसे हम कहते हैं, फर्मेंटर also known as बायोरिएक्टर, ये क्या है, देखिए फर्मेंटर जिसे हम बायोरिएक्टर भी कहते हैं, ये इट इज स्टार्ट टैंक। ये क्या है, स्टार्ट टैंक, जिसमें कि कल्चरिंग होती है, कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म at suitable temperature and pH, ठीक है। देखिए स्टार्ट टाइम प्राइस पे कल्चरिंग किसकी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है, एक सूटेबल टेम्परेचर पे और एक परफेक्ट पीएच में, ठीक है।
बाय दिस फर्मेंटर द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, इसके द्वारा एक्सटिंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मिड होता है और इस प्लाज्मिड को यूज किया जाता है, यूज्ड इन अ मेडिकल पर्पस वेक्टर कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम इसे कहते हैं कि होता क्या है, सबसे पहले एक स्टार्ट टैंक होता है, ठीक है। फर्मेंटर या तो बायोरिएक्टर क्या है, एक स्टार्ट टैंक है जिसमें क्या होता है, कल्चर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एट सुटेबल टेंपरेचर एंड परफेक्ट पीएच, और इसमें जब प्लाज्मिड का एक्सटिंक्शन कर दिया जाता है तो इस प्लाज्मिड को यूज किया जाता है फॉर मेडिकल पर्पस वेक्टर, ठीक है, जिसे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर जिसे हम कह रहे हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बाईएसी वेक्टर क्या होता है। बाईएसी वेक्टर ये कैसा वेक्टर है, ये इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसे हम कहते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। वाईएसी वेक्टर क्या है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीएसी वेक्टर, बीएसी वेक्टर, तो बीएसी वेक्टर क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। बीएसी वेक्टर और वाईएसी वेक्टर दोनों क्लियर हो गया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए अब शटल वेक्टर क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो फर्मेंटर बायोरिएक्टर जिसे क्या है, वाईएसी वेक्टर और बीएसी वेक्टर तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप। अब हमें पढ़ना है शटल वेक्टर क्या होता है, सो लेट्स स्टार्ट। शटल वेक्टर, शटल वेक्टर क्या होता है, तो ये प्लाज्मिड कम्युनिकेटिंग जीन होता है बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, क्लियर हो गया शटल वेक्टर क्या है। और नेक्स्ट है क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग क्या है, आइडेंटिकल सेल इज नोन एज क्लोन, बात सीधी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिकल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज क्लोन, ठीक है। एंड क्लोनिंग किसमें होता है, तो क्लोनिंग टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होती है, क्लोनिंग की प्रोसेस होती है बाय क्लोरोमैक्पाइनल वेक्टर। तो क्लोनिंग क्या है, क्लियर हो गया। देखिए आइडेंटिकल सेल होता है जिसे हम क्लोन कहते हैं, क्लोनिंग जो है वो बैक्टीरिया में होती है बाय क्लोरोमैक्पाइनल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए PBR322 जो कि एग्जांपल था वेक्टर का, ठीक है। तो चलिए समझते हैं PBR322 क्या है, इसके डायग्राम के साथ हम इसे समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है PBR322 को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। विद हेल्प ऑफ डायग्राम अगर हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे खासे दे देता है, ठीक है। तो देखिए PBR322 क्या है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, किसका डीएनए, तो बैक्टीरिया, ठीक है, जो कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव रहता है। कहां पे, तो इनएक्टिव इन बैक्टीरिया बट एक्टिव इन अदर ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शन कैसे करता है, तो फंक्शन एज अ
डीएनए, ठीक है। अब देखिए पीवीआर का पी क्या बताता है, प्लाज्मिक, बी इन द सेंस बोल्वेरी, और आर इन द सेंस रॉडक्यूआई, और 322 इन द सेंस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के नंबर को 322 क्या करता है, बताता है, ठीक है। अब सुनिए, देखिए ये इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट होती है, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पीबीआर 322 का डायग्राम कैसा होता है, ड्रॉ कर लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो पीबीआर 322 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है सर्कल, इस सर्कल के अंदर ड्रॉ हो जाएगा एक और सर्कल। आप लोग साथ में इसे ड्रॉ करते चलिए, जैसे कि मैंने बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, मैंने बताया कि मार्क ऑर्गेनिक चैप्टर है ये। सो ये है स्ट्रक्चर पीबीआर 322 का, ठीक है। यहाँ है क्ले 1, ये है हिंड थर्ड इन द सेंस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, हिंड थर्ड। और फिर आता है यहाँ पे बाम H1, ये क्या है, तो बाम H1, ठीक है। एंड देन दिस वन इज SAR1, दिस वन इज PBU सेकंड, here PBU first, here is the presence of PST first, here AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे PET रेजिस्टेंस, इन द सेंस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। Here is ORI in the sense origin of replication, ROT, and this is the structure of PBR 322, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर PBR 322 का। देखिए हम लोग अगर बात करें AMPR, जिसको मैं नोट किया है, वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, TTR क्या है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ई कॉल फर्स्ट क्या है, तो वो है ई कोलाई बैक्टीरिया, क्ले फर्स्ट क्लोनिंग साइट, ठीक है। PCR क्या है, देखिए PCR क्या है, तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे ORI क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो समझ में आया है किसका स्ट्रक्चर है, PBR 322 का ये स्ट्रक्चर है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 90% चांस होती है कि एग्जाम में पूछ लेता है हर साल इनफैक्ट, ठीक है। अब देखिए आपने समझना है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी कि ORI पॉइंट क्या है। चलिए समझते हैं ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। आई होप आप लोगों ने इसे ड्रॉ कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, ठीक है। शेयर कर लीजिए, 2 सेकंड का टाइम निकाल करके क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या है समझते हैं। देखिए ये एक ऐसी साइट होती है, साइट ऑफ प्लाज्मिड, साइट ऑफ प्लाज्मिड एट विच फॉरेन DNA are linked in PBR having the tendency of replication और ड्यूप्लीकेशन, ठीक है। ये कॉपी प्लेस भी होता है डीएनए का, तो कॉपी प्लेस ऑफ डीएनए भी आप इसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। ये ऐसी साइट होती है जहां पे फॉरेन डीएनए जो होता है वो लिंक हो जाता है पीबीआर से, ठीक है। हैविंग ऑफ टेंडेंसी हो जाती है रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन की, ठीक है। इसे हम कॉपी प्लेस ऑफ डीएनए के नाम से भी जानते हैं, किसे, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर की हम बात करें, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, देखिए सेलेक्टेबल मार्कर, देखिए ये क्या है,
ये लिंक कर देता है, लिंक दी ट्रांसफॉर्मेशन from ORI point and having the antibiotic resistance। ठीक है, सुटेबल डायग्राम क्या होता है, लिंक करता है ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रॉम ORI पॉइंट, ठीक है, जिसके पास की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें AMPR क्या है। जैसा कि मैंने बता दिया है, नोट कर देती हूँ, AMPR क्या है, तो ये है एंटी लिसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो TETR क्या है, तो ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ओके, इतना समझ में आया है। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, टेबल मैथड क्या है, एमपीआर क्या है और TETR क्या है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एक ऐसी साइट है प्लाज्मिड की जिसमें कि फॉरेन डीएनए जो होता है वो लिंक कर जाता है पीबीआर से, जिसके पास कैपेसिटी होती है रिएक्शन रेप्लिकेशन की और डुप्लीकेशन की। इसे कॉपी प्लेस ऑफ डीएनए के नाम से भी हम जान सकते हैं ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन को। ठीक है, सेलेक्टेबल मैथड की अगर बात करें तो ये लिंक कर देता है ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रॉम ओआरआई पॉइंट से। ठीक है, एंटीबॉडी की एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, जिसके पास एंटीबॉडी रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती है। एएनपीआर की अगर बात करें तो एंटी लिसिन रेजिस्टेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, टीईपीआर की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं ई कोलाई के बारे में। ठीक है, ई कोलाई क्या है, इसे हम ई कोलाई बैक्टीरिया, नाम आप लोग जानते हैं क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया का सभी के लिवर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्लास 11 में। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखिए ये ई कोलाई सेल जो होता है डोंट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर हम बात करें ई कोलाई सेल की तो ये कैरी नहीं करता है, डोंट कैरी रेजिस्टेंस against to any एंटीबायोटिक। ठीक है, समझ में आया कि ई कोलाई क्या है। ई कोलाई सेल जो होता है वो कभी भी कैरी नहीं करता है रेजिस्टेंस को, जो कि अगेंस्ट टू किसी भी एंटीबायोटिक के। ठीक है, तो ई कोलाई क्लियर हो गया। अब देखिए क्ले फर्स्ट क्या होता है, जिसे हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। क्ले फर्स्ट आल्सो नोन एज क्लोनिंग साइट, ये एक ऐसी साइट होती है जिसमें डीएनए जो होता है लिंक कर जाता है विद स्पेसिफिक साइट। विच हैविंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये होता है हिंट थर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। क्ले फर्स्ट क्या है, ऐसी क्लोनिंग साइट है जहां डीएनए क्या होता है लिंक कर जाता है। ठीक है, और लिंक करने के बाद जिसके पास क्या होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, जिसे हम हिंट थर्ड कहते हैं। ठीक है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हिंट थर्ड। ठीक है, देखिए पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इन द सेंस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे किसने डेवलप किया था, तो कैरी मुल्लिस नाम के साइंटिस्ट ने इसे क्या किया था, डेवलप किया था। इसमें कल्चरिंग होती है, क्लोनिंग होती है किसकी, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म की, ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय ए स्पेशल एंजाइम। ठीक है, देखिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसे कैरी मुल्लिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिसमें कल्चरिंग होती है और क्लोनिंग होती है किसकी, होस्ट ऑर्गेनिज्म की एक स्पेशल एंजाइम के द्वारा। ठीक है, पीसीआर में समझ में आ गया। 2 से 3 टॉपिक और बचा है, तो ये लास्ट टॉपिक है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चैप्टर एक ही पार्ट में फिनिश हुआ आपका। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या है।
tag polymerase एंजाइम। ये कैसा एंजाइम है देखिए सभी समझते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का पीसीआर को हम लोग एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट इज कंप्लीट इन 3 स्टेप। टेक पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? तो कंप्लीट इन 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कौन कौन से होते हैं ये 3 स्टेप? फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड वन इज annealing, and third one is 94 degree to 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और इसके बाद डीएनए क्या करता है? डीएनए लॉस देयर आइडेंटिटी। डीएनए जो है अपनी पहचान क्या करता है? खो देता है, ठीक है, लॉस कर देता है। कितने देर के लिए? तो फॉर 10 to 15 मिनट के लिए। ओके, समझ में आया डीनेचुरेशन क्या है? अब देखिए एनीलिंग की अगर हम बात करें, डीएनए को क्या किया जाता है? डीएनए की कूलिंग कराई जाती है फॉर रिटेन देयर आइडेंटिटी। डीएनए को क्या किया जाता है? कूल कराया जाता है, ठंडा कराया जाता है, ताकि आपकी आइडेंटिटी, अपनी पहचान क्या कर सके? वापस पा सके, ठीक है। अब एक्सटेंशन की अगर बात करें, जो लास्ट प्रोसेस है, तो इसमें डीएनए डुप्लीकेशन पार्टिसिपेट करता है। डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस पार्टिसिपेट करती है। इसमें होता क्या है ना कि जो डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम है रिस्पांसिबल होता है डीएनए डुप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो बना देता है क्या? डबल स्ट्रैंड डीएनए। और इस पूरी प्रोसेस को यूज किया जाता है फॉर जीन थेरेपी मेथड या फिर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर के लिए। इस पूरी मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है, जीन थेरेपी के लिए या फिर ट्यूमर की डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। तो यही भी चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस क्या है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकेगी, ओके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए क्लास 9 स्टार तक के सभी स्टूडेंट्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू।